नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित कपूर जगूका संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। जैसा मैंने आपको बताया भी था शेड्यूल क्लासेस का कि हम एक दिन तो कोई टॉपिक डालेंगे और एक दिन हम प्रश्न लेकर आएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो उसी क्रम में आज हम ज्योग्राफी के प्रश्न लेकर आए और जो ज्योग्राफी के प्रश्न हैं वो तीनों हैं। विश्व ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न हैं और राजस्थान और इंडिया से मर्ज करते हुए, यानी आपको तीनों का पता चले तो राजस्थान भी है इसमें, भारत भी है और विश्व भी है, और किस तरह अक्षांश देशांतर रेखाओं के प्रश्न आते हैं वो आज हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं आपको आज थ्योरी नहीं समझाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अक्षांश और देशांतर की थ्योरी या नहीं समझाऊंगा, उसका हमारा अलग से लेक्चर होगा, तो उसमें आप अक्षांश और देशांतर को अच्छे से समझ सकते हो। पर यह प्रश्न जो सॉल्व करेंगे उनके लॉजिक में आपको बताऊंगा, और इसमें मैंने वो प्रश्न डाले हैं जो परीक्षाओं में आए हुए भी हैं पर उनमें कुछ समस्याएं होती है, और वो कौन सी समस्याएं, इसलिए मैंने ऑप्शन वही डाले हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और उनको मैं सही करवाने को आपको प्रयास करूंगा। तो दोस्तों जल्दी शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कुछ क्वेश्चन है आपको ध्यान रखने। मैंने एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है। राजस्थान और इंडिया के कुछ प्रश्न है अक्षांश और देशांतर के बेसिक्स के बारे में, तो वो आपको आज ध्यान रखने। अगले वीडियो में हम और ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल करंट अफेयर्स, इन सबके 1 बाय 1 हम डालते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण अगर हम चलते हैं, भाई कहीं भी चलते हैं, हम उत्तर चलते हैं या दक्षिण चलते हैं भूमध्य रेखा से, तो दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो देखो दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। देखो, अगर इस तरह हम पूरी पृथ्वी को मान लें तो ये हमने भूमध्य रेखा ड्रॉ कर दी, और इस तरह की पृथ्वी की धरातल पर जो इस प्रकार की तिरछी रेखाएं होती है, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया है कि भूमध्य रेखा से उत्तर जाओ या दक्षिण जाओ, और उस स्थान की जो कोणीय दूरी होती है वो क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आया हुआ है कई बार, अक्षांश रेखाएं। आगे चलते हैं। सेकंड, निम्न में से कौन सा वृत्त का उदाहरण है, मतलब कौन सा बनेगा। अब जैसे मैं वही सेम चीज आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं पृथ्वी को इस तरह मान लूं, ये मैंने इस तरह पृथ्वी मान ली, पृथ्वी के बीच में मैंने भूमध्य रेखा खींच दी। अब ये जो मैंने डायग्राम आपके सामने बनाया है ये केवल 2D डायग्राम है, जबकि पृथ्वी अगर अंतरिक्ष में हम देखेंगे तो 3D व्यू में चलेगी। इसलिए ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन नहीं होके, ये जितनी भी अक्षांश रेखा मैंने बनाई है ये लाइन नहीं होके क्या है, पूरे सर्किल हैं। चारों तरफ पृथ्वी के सर्किल क्या करे जाते हैं, माने जाते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो पृथ्वी जैसे ऊपर की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ आप जाओगे इस तरह, देखो नीचे से ऊपर जाओगे, या आप नीचे की तरफ आओगे, तो आप ये देखते हो कि जैसे जैसे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ चलते हैं या जैसे जैसे पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलते हैं तो लगातार पृथ्वी का व्यास घटता जाता है। तो व्यास घटेगा तो जो घेरे की लंबाई होगी यानी वृत्त होगा, उसकी जो टोटल डायमीटर है, रेडियस है, वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा वृत्त पृथ्वी पर कौन सी रेखा मानी जाती है? भूमध्य रेखा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा? भूमध्य रेखा। चलिए तीसरे पे आते हैं। ध्रुवों की तरफ जाने पर, ये मैंने अभी आपको बताया था वही सेम है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाओगे तो व्यास कम होता जा रहा है, ऐसे अक्षांश रेखाओं की जो लेंथ है या जो घेरा है टोटल वो घटता जाएगा। तो इसका आंसर आएगा, ये क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो मैं देखो कुछ समझाना चाहूंगा आपको दोस्तों, वो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर मैं इस तरह से पृथ्वी बनाता हूं, ठीक है, और मैं एक अक्षांश रेखा ड्रॉ करता हूं, तो आप हमेशा ध्यान रखना, अक्षांश रेखाओं की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है कि अक्षांश रेखाएं सदैव समदूरस्थ होती है, यानी एक अक्षांश रेखा की दूसरे अक्षांश रेखा से दूरी हमेशा समान रहती है। तो देखिए, ये 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री तक जाएंगे। तो 90 डिग्री तो उत्तर में जाएंगे और 90 डिग्री दक्षिण में जाएंगे, इस तरह से। तो हमेशा इनके बीच की दूरी लगभग लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कई बार प्रश्न आया हुआ, आपको ध्यान रखना है कितनी हो गई? 111 किलोमीटर। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर आपकी रेखा आ रही है मकर रेखा। अब मकर रेखा से पहले मैं बता दूं ये रेखा क्या होती है। तो देखो, इस तरह से अगर पृथ्वी को मानेंगे तो ये तो बीच वाली लाइन को हम कौन सी रेखा बोलते हैं? 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा। फिर हम एक रेखा में देखो यहां बना रहा हूं, ये आपकी 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और इस रेखा को हम किस रेखा के नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसी तरह मैं नीचे देखो दक्षिण दिशा में आ रहा हूं, मैं 23.5 डिग्री दक्षिण में भी इस तरह की एक रेखा बना रहा हूं, इस रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो दोस्तों आपको एक चीज पता है कि बीच में तो भूमध्य रेखा है, उत्तर दिशा में कर्क रेखा है, और दक्षिण दिशा में मकर रेखा है। तो हमेशा आपसे पूछा है कि मकर रेखा निम्न में से कौन से देश से होकर गुजरेगी, तो आपको जनरली वो देश याद रखने हैं जो बिल्कुल दक्षिण में होगा। तो इन चार में से जो सबसे दक्षिण में होगा उसमें से मकर रेखा गुजरेगी। तो आपको क्लियर पता चल रहा है, देखो ग्रीनलैंड तो सबसे ऊपर की तरफ हो गया भाई, देखो सबसे ऊपर कौन सा हो गया आपका? ग्रीनलैंड हो गया। ग्रीनलैंड के बाद इधर कौन सा आता है आपका? ये भारत आता है। भारत से नीचे की तरफ आएंगे तब यहां आपका जिम्बाब्वे आएगा। कौन सा? जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे के नीचे आपका मलागासी आएगा। तो सबसे दक्षिण में मलागासी है, इसलिए मकर रेखा इन चारों में से किससे गुजरेगी? मलागासी से गुजरेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो ये भी सिंपल है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जो होगी, वैसे तो दो भाग लिखे हैं, यहां बराबर शब्द नहीं लिखा है, पर तो भी अगर तीनों को कंपैरिजन में देखेंगे तो सबसे सूटेबल आंसर हमारा कौन सा हो गया? भूमध्य रेखा, जो कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है? 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। ठीक है, आगे चलेंगे। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसको समझने की जरूरत ही नहीं है। कितने महाद्वीप है? टोटल 7 है। किस किस तरह से मैंने आपको लेक्चर में अच्छे से समझाया हुआ है। आगे चलेंगे कि संसार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अब भले जनसंख्या की दृष्टि से हो या क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? यानी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो कई छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो महाद्वीपों का महाद्वीप कौन सा होगा जो सबसे बड़ा महाद्वीप होगा? और सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा कौन सा है? एशिया। तो 9th का आंसर कौन सा हो गया आपका? ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है? अब द्वीपीय महाद्वीप का मतलब क्या होता है? महाद्वीप जो चारों तरफ से जल राशि से क्या हो, घिरा हुआ हो, और द्वीप होता है जो छोटा रूप होता है और जल राशि से चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। तो आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जिसको हम एक द्वीप के रूप में भी मान सकते हैं, और उसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम क्या कर सकते हैं? एक महाद्वीप के रूप में, एक देश के रूप में भी मान सकते हैं। तो अगर द्वीपीय महाद्वीप आपसे पूछा जाए तो आपको कौन सा लिखना है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं 11वें नंबर पे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको समझा देता हूं। देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पूरा ये पार्ट है, देखो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इस तरह से अगर मैं बनाता हूं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अब आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो ये वाला भाग मैंने डॉटेड वाला बना रहा हूं, ये तो पूरा का पूरा मरुस्थल है। अच्छा, ये जो भाग बना रहा हूं दक्षिण पूर्व में, इसमें ऑस्ट्रेलिया की लगभग सारी जनसंख्या क्या करती है? इस क्षेत्र में निवास करती है। तो यहां पर क्या होता है कि मरुस्थलीय भाग बहुत ज्यादा है, वर्षा नहीं होती। हालांकि इसके पास एक देश है तस्मानिया और न्यूजीलैंड, वहां पे बहुत अच्छी वर्षा होती है, लगभग वर्ष भर वर्षा होती है। पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक बहुत बड़ा भाग है जो वर्षा से सूखा रह जाता है, इसलिए पानी की कमी रहती है, इसलिए इसको मतलब पीने लायक पानी की कमी रहती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्यासी भूमि का देश। तो इसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आंसर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा नई दुनिया का महाद्वीप बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका या अमेरिका के बोले कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? कोलंबस ने की थी। हालांकि वो सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका पहुंचा था। आपने दक्षिण अमेरिका के एक देश का नाम सुना होगा कोलंबिया, उसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे रखा गया है। और बाद में जब उत्तरी अमेरिका पे लोग गए तो पता चला बहुत बड़ा निर्जन क्षेत्र है, यहां पर कोई नहीं रहता। और बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आके अमेरिका में 13 उपनिवेश बस्तियां बसाई, और आज जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल अलग देश था और दुनिया से बहुत अछूता था, और जनरली लोगों को उस समय जो 15वीं शताब्दी थी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसको हम क्या कहते हैं? नई दुनिया का देश या नई दुनिया के महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो सिंपल है, मानव घर किसको कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। ये ऑप्शन थोड़े से चेंज हैं, यहां पे मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, ये ABCD इनको कर लीजिएगा, पर मैं आपको सही आंसर बता रहा हूं कौन सा हो गया?
एशिया हो गया। तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहते हैं? अगर आपसे यह पूछा जाए कि मानव सभ्यता का जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है, तो आप फिर कौन सा महाद्वीप लिखोगे? अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप लिखोगे? अफ्रीका लिखोगे। पर मानव सभ्यता का जो घर है वो कौन सा माना जाता है? एशिया माना जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आपका आंसर कौन सा हो गया? अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। क्यों कहा जाता है इसे? आपको बात ध्यान रखनी है। देखो, एक तो श्वेत महाद्वीप है क्योंकि लगभग सर्दियों में 98% भाग बर्फ से क्या होता है? ढका हुआ रहता है। यहां पर जन शून्य क्षेत्र है, जैव विविधता कम पाई जाती है, क्रिल मछलियां पाई जाती है, पेंगुइन्स पाए जाते हैं और वनस्पति के नाम पे केवल लाइकेन और मांस पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही कम जीव जंतु पाए जाते हैं। साथ ही साथ जन शून्य, केवल वैज्ञानिक निवास करते हैं, तो इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। हमने भी अपना केंद्र यहां पर डाला था, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी जो चीजें हैं वो इसमें क्या रखनी है? अपनी याद रखनी है। तो दोस्तों इसका कौन सा हो गया आपका विज्ञान के लिए समर्पित जो महाद्वीप की अगर बात करेंगे तो विज्ञान के लिए जो समर्पित महाद्वीप हो गया कौन सा हो गया? अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो यहां पर आपसे लिखा हुआ है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कई बार यूपीएससी में, आरपीएससी में प्रश्न आया हुआ है। ये जो प्रश्न है आपका सेकंड ग्रेड की परीक्षा में भी आया हुआ है। तो ये सिंपल सी है। कौन सी झील हो गई? लेडोगा। कौन सी झील मानी जाती है? सबसे बड़ी झील जो मानी जाती है ये कौन सी मानी जाती है? लेडोगा झील मानी जाती है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की पूछिए, अफ्रीका महाद्वीप हो या विश्व हो, सबसे लंबी नदी कौन सी? मैंने आपको पढ़ाया भी था लेक्चर में। कौन सी नदी मानी जाती है? नील नदी मानी जाती है। आगे चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी हो गई? मरे डार्लिंग। मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ये भाग में आबादी निवास कर रही थी सबसे ज्यादा, और यही भाग से कौन कौन सी नदियां निकलती? मिर्रे और डार्लिंग नदी निकलती है। बहुत बार आया हुआ है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताया विश्व की सबसे चौड़ी नदी बोल दो, विश्व की सबसे बड़ी नदी बोल दो, या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? अमेजन। और आपको ये पता होना चाहिए कि अमेजन नदी सबसे ज्यादा कौन से देश के से बहती है? कौन सा देश हो गया आपका? ब्राजील। कौन सा देश हो गया? ब्राजील हो गया। ब्राजील में से सर्वाधिक क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैंने बताया था आपको, लिखवाया भी था लेक्चर में, मिसिसिपी। और मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? मिसौरी। तो इन दोनों का नाम आपको लगभग साथ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन से अक्षांश रेखाएं गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए मकर रेखा इस महाद्वीप में के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है जो देशांतर पे बेस्ड हैं। इसमें मैंने विश्व को राजस्थान के साथ मिक्स किया है और इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में भी पूछे गए हैं। तो देखो, आप सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 21 पे ध्यान दो। पहले दे रखा है प्रातः सुबह के 7 बज रहे हैं और लंदन की बात हो रही है और 0 डिग्री देशांतर की बात हो रही है। एक समाचार प्रसारित होता है तो जयपुर में, और जयपुर कितने डिग्री पर बसा हुआ है? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जयपुर में से कितने बजे, मतलब कह रहा है लंदन से अगर सुबह 7 बजे कोई समाचार प्रसारित होता है तो अगर आप उसको भारत में भी आप राजस्थान में जयपुर में सुन रहे हैं तो आपको समाचार कितने बजे सुनाई देगा? तो यहां 2 देश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 2 देशों की। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब राजस्थान के राजस्थान में या भारत के भारत में रहेंगे तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। ये लॉजिक तब लगेगा जब 2 देशों का कंपैरिजन होता है। तो एक तो ब्रिटेन का कंपैरिजन हो रहा है और एक किसका कंपैरिजन हो रहा है? भारत का हो रहा है। तो देखो, मैं आपको एकदम इजी सा तरीका बताता हूं आपको। देखो, एक देशांतर तो आपने बना लिया, कौन सा वाला? लंदन से गुजरने वाला 0 डिग्री। एक देशांतर आपका जो है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात हो रही है। ये कहां से आपका गुजर रहा है? जयपुर से गुजर रहा है। तो जब 2 देशों की बात होगी तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से सुनना। 0 से लेके 75 की ओर आ रहे हैं, पूर्व दिशा की ओर। टोटल कितने देशांतर है? 75। 75 को अगर आप 4 से गुणा करोगे, क्योंकि 1-2 देशांतर के बीच अंतर कितना हो गया? 4 मिनट का। तो जब 75 को आप 4 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होंगे 300। भाई, टोटल 75 को 4 से गुणा करा तो आपको कितने मिनट प्राप्त हुए? 300 मिनट। आपको कितने मिनट प्राप्त हुए? 300। और 300 को आप 60 से क्या कर दो? भाग कर दो। 60 से भाग करते आपको कितने घंटे आ गए? 5 घंटे मिल गए। क्लियर है? इसको नोट कर लेना, कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए। अब यहां समझना आप बात, ये लंदन था 0 डिग्री पे, ये आपका जयपुर था कितने पे?
75 डिग्री पे। यहां सुबह के कितने बज रहे थे? 7 बज रहे थे। आपको पता है कि जब भी पूर्व दिशा की तरफ जाएंगे, क्योंकि सूर्योदय कहां से होता है? पूर्व दिशा से होता है। तो जब पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है। ये लॉजिक कहां काम लेना है? जहां दो देश हो, एक ही देश में नहीं लेना काम में, वहां सूर्योदय सूर्यास्त वाला काम में लेना है। पूर्व की तरफ टाइम बढ़ रहा है, पश्चिम की तरफ टाइम घट रहा है, ये दो देशों के कंपैरिजन में लॉजिक काम आएगा। तो देखो यहां से हम जा रहे हैं, पूर्व की तरफ जा रहे हैं, टोटल कितने देशांतर होगा? 75। 75 देशांतर में समय निकाला, कितने समय का अंतर आया? 5 घंटे। लंदन में सुबह के कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। आप कौन सी दिशा की तरफ लंदन से भारत चलोगे? तो आप पूर्व की तरफ जा रहे हो, तो समय बढ़ेगा, तो 7 में 5 घंटे जुड़ जाएंगे। तो यदि लंदन में सुबह के 7 बज रहे हैं तो भारत में, पूरे भारत में, जयपुर की बात नहीं है, पूरे भारत में सुबह के कितने बज रहे होंगे? 12 बज रहे होंगे। तो दोपहर के 12 बजे आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आपका जो आंसर है वो कितना हो गया? दिन के 12 बजे हो गया। ये क्वेश्चन सही है बिल्कुल। जहां गड़बड़ होगी क्वेश्चन में, वहां आपको मैं उसको रिफाइनिंग करवाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखना, कलकत्ता, कलकत्ता आपको पता है भारत के पूर्व में है, तो ये मान लिया मैंने कोलकाता मान लिया। कोलकाता कितने डिग्री पर बसा हुआ है? 83 डिग्री पर बसा हुआ है। और इधर आपका दिया है अजमेर, अजमेर राजस्थान में हो गया। अजमेर कितने डिग्री पर बसा हुआ बता रहा है? ये 74 डिग्री पे बसा हुआ बता रहा है, ठीक है। अब पहले तो आपको सबसे बेसिक काम करना है, भले विश्व का क्वेश्चन हो, भारत का क्वेश्चन हो या राजस्थान का क्वेश्चन हो, आपको सबसे पहला काम करना है देशांतरों का अंतर निकालना है। तो देखो यहां निकाल रहे हो आप, कितने देशांतर है? 9। एक देशांतर पे 4 मिनट, तो 9 चौक 36, तो टोटल कितने मिनट का अंतर आएगा? 36 मिनट का अंतर आ जाएगा। करोगे ना, 83 में 74 घटाओगे तो 9, 9 चौक 36, तो 36 मिनट का क्या आएगा? अंतर आएगा। अब पहले ये देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। देखो कलकत्ता में सुबह सूर्योदय हो रहा है 6 बजे, तो अजमेर में कितनी बजे होगा? तो आप एक बात बताओ मेरे को, कलकत्ता में सूर्य पहले उगेगा क्योंकि कलकत्ता पूर्व में है। भारत में कलकत्ता पूर्व में है, तो सूर्य तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, तो इसलिए सबसे पहले सूर्य का उगना कहां पे होगा? कलकत्ता में। कलकत्ता से भी पहले कहां होता है? अरुणाचल में, पर क्वेश्चन में अरुणाचल नहीं है। तो कलकत्ता में जब सूरज उग जाएगा उसके बाद सूरज कहां उगता हुआ दिखाई देगा? जयपुर में दिखाई देगा, ठीक है। तो अब आप निकाल लो टोटल कितना अंतर था? 36 मिनट। तो अब आप खुद सोचो, यहां से समझना आप, कलकत्ता में सुबह 6 बजे उग रहा है, तो कलकत्ता से पश्चिम दिशा में आपका कौन सा सिटी हो गया? अजमेर हो गया। तो अजमेर में 6 बजे बाद ही उगेगा ना, तो 6 बजे में 36 मिनट जोड़ दो, तो अजमेर में सूर्य उगने का समय क्या होगा? 6:36 सुबह के, क्योंकि सूर्य सुबह उगता है, ठीक है। तो इसका आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 6:36 AM। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अक्षांश देशांतर का टॉपिक लूंगा तो वो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं 23वां। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ होती है, तो आपको गड़बड़ से नहीं करना, लॉजिक समझना है। देखो भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय रेखा होती है IST, कितने डिग्री पर है? भारतीय मानक समय कितने डिग्री पर होती है? 82.5 डिग्री पे होती है, ठीक है ना। ये हो गई। आपसे पूछ रहा है कि 6:15 पर घाटोल, घाटोल आप भारत में है भाई, घाटोल कहां पर हो गया? भारत में हो गया, भारत के बाहर तो है नहीं। इतने डिग्री उत्तरी और इतने डिग्री पूर्वी पर बसा है। हमको कोई मतलब नहीं है घाटोल कहां है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में सूर्योदय सूर्यास्त भी नहीं पूछा, तो हमको इतना भी काम नहीं करना। आपको तो क्या बोल रहा है? घाटोल का स्थानीय समय बता दो। आप मुझे एक बात बताओ, मैं अभी यहां पर हूं, अभी हमारी सबकी घड़ियों में बज रहे हैं 8:50। मैं लेक्चर ले रहा हूं, कितने बज रहे हैं? 8:50। तो आप एक बात बताओ, जो व्यक्ति अभी अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ है उसकी घड़ी में भी 8:50 हो रहे होंगे, जो व्यक्ति अभी अंडमान निकोबार में उसकी घड़ी में भी 8:50 हो रहे होंगे, जो व्यक्ति इस समय केरल में बैठा हुआ है उसकी घड़ी में भी 8:50 हो रहे होंगे, जो व्यक्ति अभी गुजरात में बैठा हुआ है कच्छ में, तो उसके भी घड़ी में 8:50 हो रहे होंगे। इसलिए स्थानीय समय तो पूरे भारत में सेम हो रहा है ना भारतीय मानक समय से। सूर्योदय और सूर्यास्त होता तो डिफरेंस आता, पर यहां तो एक स्थानीय समय पूछ रहा है, लोकल टाइम पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर वो ही होगा जो आंसर आपका किस में दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसलिए ये चारों में से कोई भी ऑप्शन एक्यूरेटली सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 6:15 शाम, और शाम के समय को क्या बोलते हैं हम? PM कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। पर्टिकुलर स्पेशली क्वेश्चन कहां का है? राजस्थान का है। देखो आपको सिलाना गांव दिया हुआ है धौलपुर का, तो धौलपुर का सिलाना गांव कितने डिग्री पर बसा हुआ है? 78 डिग्री पर।
फिर दूसरा आपको जैसलमेर का कटरा गांव दिया है, कितने डिग्री पर बसा हुआ है, 69 पर। क्वेश्चन में सबसे पहले देख लो सूर्योदय सूर्यास्त पूछा है, इसका मतलब वही पुराना लॉजिक काम में लेंगे। तो पहले तो अंतर निकाल लो, 78 और 69 का अंतर कितना हो गया, 9। ठीक है, तो टोटल कितने देशांतर, 9। दो देशांतर के बीच में कितना अंतर, 4, तो 9 चौक 36। तो आंसर तो में हमको 36 मिनट या तो आपको जोड़ना पड़ेगा या 36 मिनट घटाना पड़ेगा। अब वो कैसे पता करें, तो सिंपल है, रटना नहीं है। 36 मिनट याद हो गया आपको। अब देखिए, आपको यह बोल रहा है कि धौलपुर के सिलाना गांव में सूर्योदय 6:15 पर होता है, सुबह 6:15। अब आपको पता है धौलपुर पूर्व में, जैसलमेर पश्चिम में, तो सबसे पहले धौलपुर में सूर्य उगता हुआ दिखाई देगा, और धौलपुर के बाद सूर्य उगता हुआ कहां दिखाई देगा, जैसलमेर। जब धौलपुर में 6:15 उग चुका है तो जैसलमेर में 6:15 से पहले दिखेगा कि बाद में दिखेगा, बाद में दिखेगा ने। तो 6:15 में 36 मिनट क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 6:15 में आप 36 मिनट ऐड कर दो तो कितने आते हैं भाई, 6:15 आपके हैं, देखो मैं करके बताया था आपको। 6:15 में 36 मिनट ऐड कर दो तो आपका आंसर आता है 6:51। कितना आता है आपका आंसर, 6:51। अब आपको पता है क्वेश्चन में कहीं भी 6:51 नहीं दिया है, तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे नजदीकी आंसर क्या करना है, चूज करना है। तो देखो 6:51 का सबसे नजदीकी कौन सा हो गया, 6:43। कौन सा हो गया, 6:43। इसलिए आप इसका आंसर कौन सा मान सकते हो, 6:43। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं और क्वेश्चन कराऊंगा इसके, आप टेंशन मतलब और भी इसके क्वेश्चन डालेंगे, आपको पूरा रगड़ देंगे, बढ़िया शानदार एकदम। ठीक है, अलग अलग क्लास में देखिए, खूब मैटर है अपने पास, खूब मैटर करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पर 5:30 बज रहे हैं। अब देखो ये इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, हमारे भारत में तो शाम के कितने बज रहे हैं, 5 IST में 82.5 डिग्री वही हो गई इलाहाबाद के नैनी के पास से, और भारत के 5 राज्यों में। बीजिंग कहां की कैपिटल है, चाइना की, ये कितने डिग्री पर है, 137.5 पूर्वी देशांतर पर है। अब दो देशों की बात हो रही है, तो पहला लॉजिक तो वही आपको करना है जो कॉमन है। कैसे, आप इन दोनों का क्या निकाल लो, अंतर निकाल लो, 82.5 और 137.5 का डिफरेंस निकालो। ये थोड़ा माफ करना, ये 82.5 है, ये 82.5 है, ना कि 82.5। तो दोनों का अंतर निकालो। तब आप दोनों का जब अंतर निकालते हो इनमें से, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 55 देशांतर। गुणा किससे करेंगे, 4 से। जब 55 को 4 से गुणा करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, 220। 220 तो मिनट है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 220 को 60 से क्या करोगे, भाग दोगे, और 60 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 3.6 घंटे। यानी सीधी सी बात है, देखो यहां देखो 3.6 घंटे याद होगा आपको, ये याद रखना। देखो पहले भारत आएगा, भारत के बाद फिर कौन सा आएगा, बीजिंग आएगा। तो सीधी सी बात है, जब पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो समय हमेशा क्या होता है, बढ़ता है ना। दो देशों की बात हो रही है ना, तो समय बढ़ेगा। तो भारत में कितने बज रहे हैं, 5। अच्छा, डिफरेंस कितना आया, 3.6 घंटे। तो 5 बजने में 3.5 घंटे जुड़ जाएंगे। तो 5 में 3.5 जोड़ो तो 8, 8:30 के आसपास आएगा। तो देखो इसमें से एक ऑप्शन आपको कौन सा दे रखा है सबसे सूटेबल, 8:40। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 8:40 PM का आपको ऑप्शन दे रखा है। तो उस समय बीजिंग में समय क्या हो रहा होगा, रात के 8:40। तो दोस्तों आज हम ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके आए थे अल्टरनेट, यानी आज हमने लेक्चर डाला है, तो परसों हम और दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेकर आएंगे। कल हमारा नॉर्मल वीडियो होगा और परसों फिर प्रश्नोत्तरी वाला वीडियो होगा। तो आज ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन में डाल रहा हूं, अब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, किसी भी सब्जेक्ट के लेकर आएंगे और आपको फिर यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।